सो हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर, दैट इज क्लास 9 ज्योग्राफी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स वी ऑल नो कि व्हाट इज क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हमें क्लियर रखना होगा। एक वर्ड आता है मॉनसून, ठीक है। तो यूजुअली आप किसी से पूछोगे मॉनसून का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो लोग कहेंगे मॉनसून का मतलब होता है मौसम। पर इंडिया के केस में मॉनसून जो है वो दो चीजें हैं। एक तो इंडिया में ये मॉनसून सीजन है, जो बारिश का सीजन होता है, और दूसरा इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया के लिए क्लाइमेट और सीजन दोनों मॉनसून है। कैसे वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि क्लाइमेट क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन क्लाइमेट। सबसे पहले समझिए, क्लाइमेट refers to a regular pattern of the weather change। यानी किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में अगर लगातार कोई एक वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है और वो एकदम फिक्स पैटर्न में है, उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। पर मिनिमम समझना होगा आप लोग को कि ये 28 से 30 साल तक होना चाहिए। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज वेदर। सबसे छोटा यूनिट जो होता है क्लाइमेट का क्या होता है, वेदर। And a small atmospheric change over an area for a short period of time। यानी जब किसी एरिया या किसी रीजन में एक छोटे समय के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन में जो बदलाव आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेदर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग खड़े हैं और अभी जो सूर्य है वो बिल्कुल डल है, सनलाइट एकदम डल है, तो टेम्परेचर जो है वो एकदम एवरेज है। ठीक है। हो सकता है कि कल सुबह जो सूरज एकदम तेज निकले तो गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। शाम में फिर सनलाइट डल हो जाएगा तो ठंडा लगने लगेगा। तो ये जो डे टू डे या टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर। ठीक है। जब वेदर एक फिक्स पैटर्न बना ले, ठीक है, जैसे मान लो कि वेदर 3 महीने मुझे पता है कि गर्मी में ऐसा मौसम है, दिन गर्म रहेगा, रात कुछ ठंडा रहेगा। 3 महीने बारिश होगी, फिर 3 महीने ठंडी आएगी। तो ये एक जब पैटर्न फिक्स हो जाए, इसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। पर मार्क इट क्लियर, मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि क्लाइमेट होने के लिए कम से कम उस पैटर्न को कितना साल चलना होगा, 28 से 30 साल। 30 साल के बाद ही उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। इज इट क्लियर। तो ध्यान देना है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर 30 ईयर्स। मिनिमम 30 साल और ये मैक्सिमम है 300 साल 400 साल भी जा सकता है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। वेदर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज ओवर एन एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी भी एरिया में शॉर्ट पीरियड के लिए कोई बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेदर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक और चीज आता है, सीजन। सीजन क्या होता है, तो सीजन होता है रेगुलर पैटर्न ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंज। यानी एक साल में कौन कौन सा एटमॉस्फेरिक चेंज आएगा, उसको हम लोग सीजन कहते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा क्लाइमेट की जनवरी फरवरी जो होता है वो ठंडे में होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जो होता है वो एवरेज टेम्परेचर जाता है। जून जुलाई जो होता है वो गर्मियों में बीतता है। जो एक्चुअली जून जुलाई कह लो तो ज्योग्राफी के हिसाब से रेनी सीजन होता है, उसके पहले गर्मी होती है। पर अगर हम लोग अपने क्लाइमेट को देखेंगे, ठीक से समझेंगे, तो समझ में आएगा जून जुलाई गर्मी होता है। जुलाई में से बारिश शुरू हो जाती है, अगस्त आते आते बारिश, सितंबर आते आते टेम्परेचर मॉडरेट, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर से ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है। सो ये एक फिक्स पैटर्न है जो लगातार चेंज होते रहता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीजन। इज इट क्लियर। सो सीजन डिवीजन ऑफ ईयर बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेदर, टेम्परेचर, सनलाइट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको हम लोग कहते हैं सीजन। इज इट क्लियर। हाँ प्रत्युष बोलो। नहीं, देखो क्या मैंने बोला कि क्लाइमेट के लिए मिनिमम ईयर कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। अब एक और चीज समझना है सबको, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट बदलने के लिए, यानी जो पैटर्न बदलना हो, उसके लिए बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल चेंज होना चाहिए। एक सिंगल चेंज क्लाइमेट नहीं बदल सकता, पैटर्न नहीं डिस्टर्ब करेगा। मान लो कि सुनामी आ गया, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना वो डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही हो जाएगा, फिर वो पैटर्न चलता रहेगा। ये टेम्पोररी चेंजेस है। वोल्केनिक एरप्शन हो गया, ठीक है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना डिस्टर्ब करेगा, फिर वो रेगुलर उसी पैटर्न पे चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं ना है कि मान लो कि सहारा डेजर्ट है तो वो एक ही बार में बर्फबारी हो जाएगी, वहां पे पूरा बर्फ बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्लाइमेट, हाँ बोलो।
नहीं, यूजुअली बारिश होता है, मॉनसून, बहुत तेज विंड होंगे, हेवी विंड होंगे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर विंड चलेंगे, ठीक है, और काफी हेवी रेनफॉल होगा। सुनामी के साथ ये चीजें बिना बारिश के नहीं आएंगे, तूफान यूजुअली अपने साथ बरसात लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट्स। अब अगर हम लोग बात करते, चाहे हम लोग सीजन की बात करें, चाहे हम लोग वेदर की बात करें, चाहे हम लोग क्लाइमेट की बात करें, सबका एलिमेंट होता है। एलिमेंट का पद समझ में पता है एलिमेंट क्या होता है, किन चीजों के बल पे वो बनता है, कंपोनेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखो, पहला होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को तो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, फिर भी अगर नहीं याद है तो मैं बता, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट या किसी जगह का हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, पहला। दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये तुम लोग को पता होगा कि एटमॉस्फेयर है, इट इज एक्चुअली अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो ये क्या करता है कि हर इंसान के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप पहाड़ पर चलते हैं तो आपको ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, किसकी वजह से, एयर प्रेशर की वजह से। कभी फील किया है कि ठंडे और गर्मियों में चलने में क्या अंतर होता है, कि गर्मियों में आराम से चल सकते हैं, लेकिन ठंडा जब होता है तो हम लोग ठीक से नहीं चल पाते, बहुत प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। रीजन है प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसके सर पे एक कंबल रख दो, और कंबल रख दो, और कंबल रख दो, और कंबल, ऐसे 10 कंबल रख दो, हेवी ब्लैंकेट्स, और उसको बोलो चलने के लिए। एक इंसान जिसके सर पे एक ब्लैंकेट है, तो ये बताओ किसके लिए चलना आसान हो जाएगा, एक वाले के पास। इट इज वेरी क्लियर कि जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा वहां आसानी से आप चल सकते हैं। इज इट क्लियर। क्योंकि टेम्परेचर, देखो अभी हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, पूछ दिए तो बता देते। देखो, एक टर्म होता है प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर एक्चुअली में होता है कि एयर प्रेशर, ये धरती पे हम लोग यही प्रेशर के बारे में पढ़ना है, एयर प्रेशर के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक हाई प्रेशर, दूसरा लो प्रेशर, ठीक है। अब इसको ज्योग्राफिकली समझते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच मीन्स कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पे भी प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो। और लो टेम्परेचर में कौन सा सीजन हमें मिलता है, कोल्ड। मतलब सीधा सीधा समझना है कि ठंडे के मौसम में प्रेशर जो होगा वो हाई रहता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है किसी जगह का, तो प्रेशर नीचे आएगा। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं एल्टीट्यूड्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर घटते चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम पहाड़ के सबसे निचले हिस्से पे हो और फिर तुम वही 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अंतर आ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए पहाड़ के ऊपर जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें चढ़ने में तकलीफ होती है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन। नाउ बैक टू द टॉपिक। देखो, तो हाई प्रेशर क्या कहता है कि अगर किसी जगह पे प्रेशर हाई है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर लो होगा। इसके ठीक दूसरे अपोजिट में समझ लो, अगर किसी जगह पे लो प्रेशर है तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, हॉट, यानी गर्मी है। तो गर्मियों में प्रेशर क्या होगा, लो, ठंडे में प्रेशर क्या होगा, हाई। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा पे आता है विंड। फ्लोइंग एयर को हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब ये भी समझ लेना है कि यूनिवर्सल फ्लो ऑफ विंड, जो यूनिवर्सल फ्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी विंड हमेशा चलते हैं कोल्ड प्लेसेस से हॉट प्लेसेस के तरफ। इज इट क्लियर। यानी अब तुम्हें ये कैलकुलेट कर लेना होगा, रफली ये कैलकुलेशन दिमाग में लेके चलना है कि अगर किसी जगह पे ठंडा है, ठीक, और किसी जगह पे गर्मी है, तो ये समझना कि एयर जो होगा वो ठंडी जगह से बह करके कहां आएगा, उस गर्म जगह के पास आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल फ्लो एयर का क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इज इट क्लियर, ठीक। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है, कि कितना वाटर वेपर
एयर में प्रेजेंट है ये भी वहां का टेम्परेचर बताता है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल गर्मियों आप देखते हो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, पूरा आपको पसीना आने लगता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, ठंडे में नहीं होता है। ठीक है, तो अब कभी कभी ठंडे में भी हो जाता है, तुम देखोगे धुंध गिरता है तो पूरा जैकेट भीग जाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा होगा। इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन। देखो बच्चों, प्रेसिपिटेशन यूनिवर्सल है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वैसे तो होता है, सब लोग कहेंगे रेनफॉल, पर प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल नहीं होता है। अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव बाय एन एरिया, एक एरिया कितना पानी रिसीव कर रहा है। अब वो वाटर सिर्फ बारिश के फॉर्म में थोड़ी ना रिसीव करता है, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल, मे बी इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, मे बी इन फॉर्म ऑफ फॉग, स्मोक। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब तुम्हारा प्रेसिपिटेशन में आता है। इज इट क्लियर? तो इतनी सारी चीजें, ये तो बेसिक है, मतलब तुम कहीं भी क्लाइमेट पढ़ने जाओगे तो ये चारों पांचों चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, इससे कोई कहीं भाग नहीं सकता है। इज इट क्लियर? अब बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, अगर जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ा, फ्लो ऑफ एयर या प्रेशर थियरी, उसका मतलब ये होता है कि इंडिया में अगर जब हम लोग को सीजन समझना होगा, क्लाइमेट समझना होगा या वेदर समझना होगा, तो इन सबको फिक्स करने का इंडिया में मेनली 3 ही सीजन है। अब सर हमने तो बचपन में पढ़ा है समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटमन सीजन, स्प्रिंग सीजन, पर ऐसा नहीं है। इंडिया में ज्योग्राफी के हिसाब से सिर्फ 3 ही सीजन है, एक विंटर, दूसरा समर और तीसरा होता है रेनी। ठीक? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वो रेनी सीजन का ही होता है। ऑलमोस्ट ये मिला जुला के 5 महीने कवर कर लेता है, फिर ठंडा आ जाता है 4 महीने और 3 महीने समर कवर करता है। 5-4-3 का रेशियो चलता है। अब इसमें वेरिएशन आ सकता है टेम्परेचर के हिसाब से या ज्योग्राफिकल चेंजेस के हिसाब से। ठीक, तो सीजन होते हैं इंडिया में कितने? 3। और अब सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें समझना होगा, ठीक है, वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब शायद ही ऐसा कोई टेस्ट हो जिसमें क्लाइमेट से ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो कि किसी जगह का, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट सबके लिए मैं कह रहा हूं, कि किसी भी जगह का क्लाइमेट नापने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला समझिए, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सबको पता है, इमेजिनरी लाइन जो लेफ्ट से राइट को जाती है, लेटी हुई लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। पर लैटिट्यूड में आपका है कि जैसे जैसे लोकेशन बदलेगा, अमाउंट ऑफ सनलाइट चेंजेस होता रहेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, मैं इसको बहुत आसान भाषा में बताता हूं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सीधा सीधा एक लाइन में समझ लेना है। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कोई भी जगह अगर इक्वेटर से दूरी पे है तो वो ठंडा होगा और इक्वेटर से नजदीक पे है तो गर्म होगा। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि मान लो ये मेरा इक्वेटर है और अगर यहां से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर नीचे आएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। और जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। इनवर्सली का मतलब समझते हो लोग? एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में जो पहला हमने पढ़ा है लैटिट्यूड, वो कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब एक लॉजिक समझ लो, मान लो कि ये इक्वेटर है, यहां पर एक कंट्री है और एक कंट्री यहां पर है, तो तुम बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने इतना बता सकते हो कि सर ये जगह जो होगा कभी भी किसी भी कंडीशन में ज्यादा गर्म होगा। इज इट क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला आता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटते चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब देखो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू हमें मिलता है वो क्या है कि हर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 6.4। ठीक है, लेकिन अब बात को समझो। अब किसी भी जगह, मान लो मैं जिस जगह की बात करूं 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, 250 मीटर के डिस्टेंस पे, तो कैसे कैलकुलेट होगा? जिसका हमें एक छोटा यूनिट चाहिए होगा, तो हमने इसका छोटा यूनिट क्या निकाला है? 166 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी हर 166 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए
तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देना सबको। प्रेशर और विंड सिस्टम क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह पे उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कैसा है, उस चीज पे डिसाइड होता है। अब कैसे समझो बात को। मान लो कि जो जगह इक्वेटर के नजदीक पे है, उसके आसपास जो विंड ब्लो करेंगे वो कैसे होंगे? गर्म होंगे। कोई जगह पोल के नजदीक में है तो उसके आसपास जो विंड ब्लो करेंगे वो कैसे होंगे? कोल्ड विंड होंगे। ठीक है। मान लो कोई जगह एकदम नीचे लेवल पर है तो वहां जो विंड होगा वो नॉर्मल आसपास के ज्योग्राफिकल फीचर पे डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर किसी जगह की ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो वहां ठंडा विंड बहेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसी भी जगह के एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर। ठीक है। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ये क्या इन्फ्लुएंस करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी जगह का रेनफॉल या टेम्परेचर। आ जाओ इधर, आ जाओ जल्दी जल्दी, कोई इश्यू नहीं है, चल जल्दी जल्दी बैठो। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब प्रेशर और विंड से जुड़े हुए दो चीजें हमें पढ़नी है बच्चों, वो है एक कोरियोलिस फोर्स और दूसरा है फेरेल्स लॉ। बहुत आसान है, ज्यादा इस पर दिमाग खर्च ही नहीं करना है। ठीक। अभी आपने क्या पढ़ा कि विंड कहां से कहां ब्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो मुझे बताओ कि धरती का वो कौन सा हिस्सा है जहां हमेशा गर्मी बनी रहेगी? इक्वेटर। गुड। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। वो कौन सा जगह है जहां सबसे कम सनलाइट पहुंचता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका एक रफ कैलकुलेशन अगर हम लोग निकालने जाए तो ये निकाल सकते हैं कि नॉर्थ पोल हमेशा ठंडा रहता है, साउथ पोल हमेशा ठंडा रहता है और इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है। ठीक। तो जब हवा को बहना होगा तो कहां बहेगा? पोल से इक्वेटर के तरफ। ठीक है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों तरफ से बहेगा और बीच में इक्वेटर की तरफ ब्लो करेगा। ठीक। एक और चीज समझना है तुम लोग को। कभी तुम लोग सस्पेंशन ब्रिज पे गए हो? वो जो ब्रिज जो मूव करते रहता है। ठीक है। सब लोग गए होंगे, राजगीर में ही अवेलेबल है, अगर गए होंगे तो या अगल बगल कहीं घूमने जाओगे तो मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, सस्पेंशन ब्रिज पे जब हम लोग चलते हैं तो क्या हम लोग स्ट्रेट चल पाते हैं सीधा एकदम? हमारा मूवमेंट लेफ्ट राइट होते रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज भी मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक। सेम चीज अर्थ पे लागू करो कि अगर एयर ब्लो कर रहा है यानी एयर चल रहा है और उसके साथ साथ एक और चीज मूव कर रहा है और वो है अर्थ। और जब अर्थ मूव कर रहेगा और एयर भी मूव करेगा तो इट इज वेरी यूनिवर्सल कि वो कभी भी सीधा नहीं चलेंगे। कभी भी एयर जो होगा वो स्ट्रेट ब्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो एयर क्या होता है? बेंड होता है। क्या होता है? बेंड होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड को बेंड कर देता है उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ठीक। अब ये बताइए, मैंने ये कहा कि कोई एयर ब्लो कर जा रहा है और बेंड कर जा रहा है तो कुछ रूल होगा ना कि कहीं किसी डायरेक्शन में चल जाएगा। तो उसके लिए हमने एक रूल बनाया, फेरेल्स लॉ बनाया। बहुत यूनिवर्सल है, इतनी सारी चीजों पे बहुत लेटर वर्क करना है, आप लोगों को समझना है कि जब भी एयर अगर नॉर्थ पोल से चला, ये हमारा नॉर्थ पोल है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और इक्वेटर के पास आएगा तो ये इस डायरेक्शन में बेंड करेगा, यानी अपने राइट को बेंड कर जाएगा। यहां से गया तो राइट को बेंड कर जाएगा। इज इट क्लियर? और कोई भी एयर जो साउथ पोल से चला है वो अपने लेफ्ट को बेंड कर जाएगा इक्वेटर के पास आकर के। इज इट क्लियर? तो इसी को हम लोग कहते हैं फेरेल्स लॉ और कोरियोलिस फोर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को। ठीक। फेरेल्स लॉ क्या होता है? वही लॉ जो डायरेक्शन बताता है। और ये क्या चीजें डिटरमाइन कर सकता है फेरेल्स लॉ? ठीक है। तो ये ग्लोबल विंड पैटर्न डिसाइड करता है, यानी कि विंड कैसे ब्लो करेगा ये एकदम फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक। सच एज ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। पोलर विंड जो पोल से चलते हैं, वेस्टर्लीज जो एयर नॉर्मली वेस्ट साइड से ब्लो करके डायरेक्शन बदलता है, डिफ्लेक्टेड विंड्स। और ट्रेड विंड वो होते हैं जो टेम्परेचर या क्लाइमेट को बदलने का काम करते हैं। इनको ट्रेड विंड इसीलिए कहा जाता है, ये किसी भी जगह के टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर? ये सब आपका हिस्सा नहीं है, बस कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ है। तो कोरियोलिस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स दैट इज caused due to movement of earth and it deflects the direction of wind on the earth। यानी धरती पे चलने वाली हवाओं का जो डायरेक्शन बदल देता है उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। यानी कोरियोलिस फोर्स ये कह सकता है कि हम वो हैं जो हवा का रुख बदल देते हैं।
सिर्फ कोरियोलिस फोर्स के पास ये अधिकार है बोलने का, किसी इंसान के पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फेरोस लॉ। फेरोस लॉ बताता है कि भैया विंड जो है वो किस डायरेक्शन में बेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, या ये सबको पता होगा एकदम ज्योग्राफी का बेसिक नियम कि हर वो जगह जो समुद्र के नजदीक में है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, पर एक बात समझो, जैसे जैसे आप उस समुद्र से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट पड़ना कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप सी से दूर जाइएगा उसका मॉडरेटिंग फीचर जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो सी है वो तब तक इफेक्ट दिखा सकता है जब एरिया उसके नजदीक का हो। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसका कैपेसिटी टू मॉडरेट द क्लाइमेट विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, इसीलिए हम एक और फॉर्मूला डेराइव करेंगे, हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडरेटिंग इफेक्ट, यानी अगर मॉडरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो समझो कि सी से डिस्टेंस घट रहा है, और अगर मॉडरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है, कह रहा है कि इस जगह पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब समझो कि वो जगह समुद्र से बहुत दूरी पर है। कोई ये कह रहा है कि भैया इस राज्य में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडा पड़ता है, कैलकुलेट कर लो एकदम दिमाग में, यूनिवर्सल की समुद्र के नजदीक है। इज इट क्लियर? चलिए, एक फीचर होता है कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है बच्चों? कॉन्टिनेंटैलिटी हम लोग कहते हैं उस जगह को जो समंदर से दूर हो, यानी मैंने ये कहा कि जैसे आरा हमारा बिहार, ये कॉन्टिनेंटैलिटी फीचर में आता है, यानी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ता है, ठंडा भी बहुत पड़ता है, बरसात भी बहुत पड़ता है, सब पड़ता है हमारे यहाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? खाली वो बर्फ नहीं पड़ता है, ये हमारा सपना है कि कभी बर्फ पड़े, पर वो बर्फ नहीं पड़ता है, उसका पड़ने का कोई फिक्स नहीं। चलिए, नहीं ऐसे तो नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर डिजास्टर आ गया तो अलग ही बात है। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए अब इसका एक और कारण भी है, क्योंकि हिमालय जो है ना वो बैरियर है इंडिया के लिए। अभी अगला फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो माउंटेन क्या होता है कि इतनी ऊंचाई पर होता है ना कि वो सारे कोल्ड विंड को उधर ही रोक लेता है। यानी अगर किसी को ये लगता हो कि इंडिया में बहुत ठंडा पड़ता है तो वो इस चीज को जानता नहीं कि आधा से अधिक विंड तो हिमालय रोक देता है, ये तो थोड़ा बहुत ठंडा है जो हमारे तक पहुंचता है। अगर हिमालय माउंटेन नहीं रहता और हाँ बोलो, हाँ स्नोफॉल वो होता है ना कि जब देखो वाटर जो होता है वो एयर के साथ कैरी करता है, मॉइस्चर के साथ कैरी करता है, पर बहुत ज्यादा जल्दी टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। ठीक है, तो अब ठंडा होगा वाटर ड्रॉपलेट तो क्या हो जाएगा, वो वाटर में वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो पानी जब नीचे आता है तो पानी नहीं बल्कि बर्फ बन के नीचे आ जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ओशन करंट। अब एक मैं चीज बताता हूं तुम लोग को जो बहुत कंफ्यूजन है। ओशन करंट का मतलब बताओ तो क्या होता है? बहुत सारे लोग कहेंगे एयर होता है। ओशन करंट एयर नहीं होता, ओशन करंट वो ओशन के वाटर को कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझना होगा, करंट क्यों कहते हैं ये भी समझो। ओशियन के अंदर जो, जैसा अभी तुमने क्या पढ़ा कि एयर जो होता है वो ब्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठंडे से गर्म जगह पे जाता है, तो पानी भी तो बराबर नहीं रहेगा, पानी भी तो मूव करेगा। तो बात को समझना है, ओशियन करंट होते हैं दो टाइप के, एक हॉट ओशियन करंट, दूसरा होता है कोल्ड ओशियन करंट। यानी एक जो ठंडे समंदर से पानी आएगा, यानी उन रीजन से आएगा जहां पोल है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, वहां से आएगा। एक उस जगह से आएगा जो इक्वेटर के पास है। अरे समुद्र तो दोनों जगह पे है ना, जहां पोल है वहां भी समंदर है और जहां इक्वेटर है वहां भी समंदर है। तो जो इक्वेटर से पानी चलेगा वो ठंडा थोड़ी ना होगा, वो गर्म होगा, तो कोल्ड करंट हो जाएगा, वो हॉट करंट हो जाएगा, ठीक, ओशन करंट। और जो इक्वेटर पोल साइड से चलेगा वो कौन सा होगा? कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तो समझना है कि वार्म ओशियन करंट इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग वार्म वाटर। कोल्ड ओशियन करंट पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं, इसलिए दे ब्रिंग कोल्ड वाटर। क्लियर है? रिलीफ फीचर। अब देखो ये तुम लोग को बताने का, रिलीफ का मतलब क्या होता है कि वो जगह कैसी है, इस पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट ये करता है, डिपेंड करता है कि भैया वो जगह कैसी है। अगर ये नहीं होगा ना तो सीधा सीधा बात है कि भैया आप किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब अभी हम लोग जितना फीचर पढ़ा, हमने पढ़ा कि एल्टीट्यूड, मान लो कि एक जगह ऐसी जगह पे जो ऊंचा तो बहुत है पर इक्वेटर के नजदीक है, एक जगह जो नॉर्मल है उसका हाइट ज्यादा नहीं है पर इक्वेटर से दूर है, तो बताओ तो कौन ठंडा होगा जल्दी?
और इसमें एक लॉ तो गलत हो जा रहा है ना हमारा। एक लॉ तो ये कहता है कि नॉर्मल लैब से जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटते चला जाएगा, पर ये हर केस में नहीं होता है, ये रिलीफ फीचर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट किसी एक फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं होगा, उसको बहुत सारे कंबाइंड फीचर से मैच करना होता है, तब आप एक रफली एक जगह का क्लाइमेट निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो रिलीफ फीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्लाइमेट का। अब एग्जांपल के लिए यहां पे दिया हुआ हाई माउंटेन एक्ट्स एज बैरियर। अब हाई माउंटेन, अभी मैंने बताया कि हिमालय माउंटेन, अब ये करता क्या है कि जो विंड पोल से आएंगे ना, हिमालय उसको इंडिया में इंटर नहीं करने देता है, वो उन्हें रोक लेता है, जिसकी वजह से इंडिया में ठंडा पड़ता है, अच्छा खासा ठंडा पड़ता है, पर जो -70, -80, 90, 100 डिग्री का टेम्परेचर वो इंडिया में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 80 चीन में जाता है, कश्मीर के ऊपर अपर पार्ट में चल जाओ, हिमालय के ऊपर हिस्से में जो भारत में आता है उन सब में आता है, ठीक है, पर वहां इंसान नहीं होते। तुम लोगों ने पढ़ा ना शिवालिक हिमाचल और हिमाद्री कि शिवालिक के जैसे टॉप हिमाद्री रेंज पर पहुंचोगे तो उसके बाद वहां से हैबिटेट मिलना बंद हो जाता है, 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद नहीं मिलता है, तो ठंड में कोई सर्वाइव नहीं करेगा। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो देखो, माउंटेन क्या होता है, वो बैरियर की तरह काम करता है, वो विंड्स को रोकने का काम करता है। इसका एक दूसरा फीचर भी समझना होगा। इंडिया में जो मानसून इंटर करता है, ठीक है, जैसे जो भी मानसून इंटर किया, हिमालय क्या करता है, उसको रोक लेता है और भारत से बाहर नहीं जाने देता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इंडिया में एडवांसिंग तो होता ही होता है मानसून, एक रिट्रीटिंग मानसून भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, कभी कभी आप लोग खेलते खेलते गांव में कुत्ते के साथ खेल लेते होंगे, आदत है सबको, सबने खेला होगा। तो क्या होता है कि आप 3-4 लोग जब होते हैं तो कुत्ते को बाउंड्री बंद करके बैट से पीटना शुरू करते हैं, कुत्ता इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से भागना शुरू करता है, लेकिन उसको भागने का कोई जगह नहीं मिलता है, ठीक है। लास्ट वो एक वीक पॉइंट देखेगा, यहां से वो कूद के बाहर आ जाएगा। पर क्या हो कि चारों तरफ उसके 20 फीट की दीवारें हो, अब वो तो कुत्ता रजनीकांत तो है नहीं कि कूद के सीधे 20 फीट की दीवार के पार चला जाएगा, ठीक है ना, वो डोगेश भाई है अपना, कुछ व्यवस्था लगेगा उसका, ठीक है। तो बात को समझना है कि जब एयर कहीं भी गया और उसको पार करने उतना हाइट मिला जिस ऊंचाई तक वो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, वहीं रुक जाएगा, अगल बगल घूमेगा पर वहीं रुका रहेगा, ठीक है। विंड्स भी वैसे ही होते हैं। हिमालय माउंटेन की हाइट इतनी ज्यादा है कि उस हाइट तक ये एयर पहुंचता ही नहीं है, विंड्स पहुंचते नहीं है, तो क्या होता है कि हिमालय के आधी हाइट पे ये रुक जाते हैं और फिर इंडिया में वापस बारिश करा के खत्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, सो बस रफली समझ लो कि हाई माउंटेन एक्ट्स एज द बैरियर टू कोल्ड एंड हॉट विंड्स, may cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing areas। देखो बात, विंड्स, मान लो कि विंड सामने से आ रहा है और वो इस हाइट पे हिट करने वाला है, पर माउंटेन की ऊंचाई उतनी तक है, तो इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत राइज करेगा, यहां तक जाएगा, लेकिन वो समझ गया कि इसके ऊपर उसके जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो सारी बारिश वो इसी साइड करा देगा, ठीक है। अगला जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स है ज्योग्राफी का, बहुत आसानी से समझ लो इसको। ये अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बस सारी थ्योरी जो तुमने पढ़ी उसको समझ लो। सबसे ठंडा ये होगा, सबसे गर्म ये होगा, इक्वेटर, ठीक है। हाँ बोलो। आप बोले कि बाहर रोक लेता है, हाइट उसका जाता है तो रोकेगा तो सारा पानी किधर हो जाएगा, जहाँ रोकेगा वही। हाँ, तो इंडिया में तुमने नहीं पढ़ा कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी साइड में होती है, चेरापूंजी साइड में होती है, असम साइड में होता है, सबसे ज्यादा बारिश उसी साइड में। क्यों? क्योंकि बादल वहीं रुक जाते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा वो विंड डिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा बहुत हमारे साइड आकर बारिश कराते हैं, ठीक है। या अंडमान एंड निकोबार में बहुत ज्यादा बारिश होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इक्वेटर, जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई रहता है। अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे टेम्परेचर ठंडा होता चला जाएगा, और जैसे इसके नजदीक आओगे टेम्परेचर गर्म होता चला जाएगा। तो समझना है कि ये वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी झेलता है क्योंकि इक्वेटर के पास होता है। ये वाला हिस्सा ना तो पोल के नजदीक होता है ना इक्वेटर के नजदीक, इसलिए ठीक ठाक यहाँ क्लाइमेट होता है। ये पोल के नजदीक होता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? सो आई होप कि यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे जिसमें हम लोग क्लाइमेट के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।